ठीक है, करें स्टार्ट। देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में तापमान। अब आपके सिलेबस में एक और टॉपिक दे रखा है ऋतु है, जिसको हम सीजन से बोलते हैं मध्य प्रदेश में, और इसमें बेसिक प्रश्न आते हैं, बहुत डिटेल में नहीं आएंगे, पर हम इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे आखिर सीजन चेंज क्यों हो रहा है। अगर हमें लॉजिक पता होगा तो हम आराम से बता सकते हैं, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सीक्वेंस में याद करना, ताकि सारी चीज करेक्ट रहे हमारे पास। तो देखो मध्य प्रदेश में हम पढ़ रहे ऋतु है, क्या बोलते हैं इसको, सीजन इन मध्य प्रदेश। थोड़ा सा तो पहले ये समझेंगे आखिर सीजन होता क्या है। तो हमने सबसे पहले हमने जब क्लाइमेट पढ़ा था तो उसमें एक मैंने टर्म बताई थी आपको, मौसम। तो मौसम एक टर्म थी हमारे पास जिसको हम वेदर कह रहे थे, ठीक है। तो मौसम में हमने क्या बोला था कि किसी स्थान की, छोटे स्थान की बात करी थी हमने, कि किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के औसत को हम क्या कह रहे थे, मौसम। वायुमंडलीय दशाओं का मतलब जो एटमोस्फेयर है उसके अंदर तापमान कितना है, वर्षा हो रही नहीं हो रही है, बादल छाए हुए क्या, कैसी विंड चल रही, स्पीड कम ज्यादा, इसको बोल रहे थे। और ये जो मौसम होता है ना, ये अल्पकालिक, अल्पकालिक का मतलब आज का दिन कैसा है। जैसे हो सकता है कि इंदौर में गर्मी है, लग रही गर्मी आपको, 2 दिन पहले मैंने आपको क्लाइमेट पढ़ा था, 2 दिन भयंकर ठंड पड़ रही थी, इसलिए उसको मौसम बोला। मैंने क्लाइमेट थोड़ी बोला कि आज का क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा है, आज का क्लाइमेट गर्म है। मौसम बोला था कि आज का जो मौसम है, कभी कभी मौसम बहुत खुला रहता है, हम बोलते मौसम सुहावना है, ठीक है। तो मौसम क्या होता है, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना। तो मौसम की जो अवधि होती है वो क्या होती है, एक दिन, या क्या होगी, एक सप्ताह, या ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा एक महीना, ठीक है। इससे ज्यादा इसका टाइम नहीं होगा, वैसे एक महीना भी मैंने ज्यादा बोल दिया, एक दिन एक सप्ताह, इसी को हम क्या बोलते हैं, मौसम, जिसको हम वेदर बोलते हैं। इसका जो थोड़ा सा बड़ा भाई जो आता है उसी को बोलते हैं ऋतु, सीजन। जो सीजन होता है ना किसी क्षेत्र की, अब थोड़ा बड़ा क्षेत्र लेंगे हम, ऐसा नहीं करेंगे इंदौर की बात करेंगे हम, पूरा थोड़ा बड़ा क्षेत्र लेंगे, जैसे इंदौर संभाग ले लिया हमने। तो किसी क्षेत्र की मध्य, मतलब बीच की, बहुत लंबी भी नहीं बहुत कम नहीं, वायुमंडलीय दशाओं के औसत को क्या कह रहे थे हम, ऋतु, ठीक है। तो जो ऋतु जो होती है जिसको हम सीजन्स कहते हैं, ये किसी भी स्थान की, किसी भी स्थान की ये कम से कम 3 महीने का क्या होता है, एवरेज, 3 से 4 महीने का जनरली। कितने महीने का एवरेज होता है, 3 से 4 माह। अब आपको पता है इसमें भी डाउट है, कहीं कहीं पे आपको तीन ऋतुएं दे रखी है, कहीं कहीं पे 4 ऋतुएं दे रखी है। और आपको पता है महाकवि कालिदास ने अपनी एक पुस्तक थी ऋतु संहार, उनकी एक ऋतु है, ठीक है। आप पढ़ोगे अभी, आपका जो सिलेबस चेंज हुआ ना इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसमें यही पढ़ोगे आप कालिदास को। उसके अंदर उन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन कर रखा है। अब देखो 6 ऋतु अगर मैं बताऊंगा तो देखो टाइम कितना हो जाएगा, 2-2 महीने, क्योंकि एक साल में तो 12 महीने ही होते हैं। अगर एक साल का टाइम है उसमें 6 ऋतु आ गई, तो 12 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 2-2 महीने की ऋतु रहेगी। तो कालिदास के अनुसार तो 2-2 महीने की ऋतु हो गई। फिर थोड़े बड़े टर्म में अगर हम चले तो जनरली 3 से 4 महीना होता है, 3 से 4 महीने, क्योंकि 4 ऋतु अगर होगी तो समय कितना हो जाएगा, 3-3 महीने। और अगर 3 ऋतु होगी तो 3 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 4-4 महीने की ऋतु हो जाएगी, ठीक है। जनरली हम समझेंगे, जनरली हम 4 ऋतु ही पढ़ते हैं, ठीक है। बात याद रहेगी, ऋतु समझ आ गया। और इसी का बड़ा रूप जब मैंने बोला था तो इसी को मैंने बोला था जलवायु। बड़े समय की बात करें, यहाँ पे हम 30 से 35 वर्ष की बात कर रहे हैं, 30 से 35 वर्ष में किसी बड़े क्षेत्र का तापमान कितना रहा, वहां पे कितनी वर्षा हुई, वहां पे एयर प्रेशर कितना रहा, वहां पे विंड किस प्रकार की चलती, इन सबके एवरेज को बोलते थे हम जलवायु। 30 से 35 साल की बात करें, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे। इसीलिए तो देखो हमने मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान अभी भी गंज बासुदा ही कहते हैं हम, जबकि वो कब रिकॉर्ड करा था हमने, 1995 में। बात सुनना गई। अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होगी, हो सकता है मध्य प्रदेश में मालवा के पठार को हम सम जलवायु को, हो सकता है कुछ समय बाद, हम तो नहीं, हमारे बच्चे पढ़े कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, गर्म होने लगा टेम्परेचर। बात सुनना गई, ऐसा रहेगा। सोचो जिस समय फायान आया था, मैंने बताया था फायान ने मध्य प्रदेश की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। अब देखो फायान कब आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, आज से कम 2000 साल पहले। तो 2000 साल पहले की बात अलग थी, देखो। बात सुनना गई। आज अगर वो आएगा तो यही कहेगा ये तो बहुत खराब क्षेत्र है। बात सुनना गई। अगर वो पुनर्जन्म ले ले, कभी उसको याद आ जाए तो, ठीक है, पर पढ़ वही रहे हम, ठीक है। बात याद रहेगी। तो मौसम क्या है, ऋतुएं क्या है, और क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है, बात याद रहेगी। किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं के औसत को क्या कहते हैं, जलवायु। ये कह रही थी 30 से 35 वर्ष, वर्ष है देखो ये 102 दिन, एक सप्ताह की बात करेंगे तो मौसम, उससे बड़ा 3 से 4 महीने की अगर बात करें, जैसे हम बोलते हैं ठंडी का मौसम, तो ठंडी ऐसा तो नहीं 1-2 दिन है, कम से कम 3 से 4 महीने ठंडी रहती है ना, दिसंबर से कम फरवरी मार्च तक तो रहेगी ना, तो इसको ठंडी बोलते हैं। गर्मी है तो मार्च से जून तक चलेगी। बात समझ में आ गई, बात याद रहेगी। इसी के लिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, ऋतु।
अब देखो ऋतु क्यों बनती है, क्यों हो रहा है ऐसा चेंज, इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं मैं पृथ्वी के रिस्पेक्ट में। आज यही समझेंगे हम क्या होता है एक्चुअल में। तो सुनना बात, ये है हमारी पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी, और ये पृथ्वी के ऊपर है 0 डिग्री, ठीक है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि जो 21 मार्च का जो समय है, उस समय जो सन होता है हमारा परपेंडिकुलर कहाँ पे गिरता है, सूर्य के ऊपर। और 21 मार्च के बाद धीरे धीरे पृथ्वी ऊपर जाने, सूर्य थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगता है। तो ये मैंने मान ली 23.5 डिग्री, इसी को बोलता हूँ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो देखो मार्च से यहाँ जाने में अप्रैल, यहाँ जाने में मई, और यहाँ जाने में जून लग जाएगा उसको। तो 21 जून को, कितने जून को, 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कहां पर, कर्क रेखा पर। तो देखो जैसे मार्च से ऊपर गया ये, तो देखो तापमान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो हमें क्या महसूस होगी, गर्मी। इसी को बोलता हूं मैं ग्रीष्म ऋतु, समर। बात समझ गई क्यों गर्मी बोल रहा हूँ मैडम। इसके जस्ट नीचे उल्टा होगा इधर, बात समझ में गई। जितना ऊपर सूर्य जाएगा इधर उतना ही दूर चला जाएगा सूर्य यहाँ से, इसको इधर क्या होगी, उतनी ठंड पड़ेगी। बात समझ में गई। ये साउथ लेटीट्यूड है, इसी को बोलते हैं मकर रेखा। तो इस समय में मार्च से लेके जून तक का जो समय होता है उसी को क्या बोलता हूं मैं, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। बात याद रहेगी। तो जो ऋतु होती है, जनरली ऋतु को हम 4 भागों में बांटते हैं, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 3 ऋतुओं भी दे रखा है, पर जनरली 4 ऋतु को समझेंगे तो बड़ा आसानी से समझ में आएगा सारा कंसेप्ट। तो ऋतु कितने भागों में बांट रखे हमने, 4। अगर मैंने 4 ऋतु, टोटल 4 ऋतु है, तो एक ऋतु का टाइम कितना समय होगा, 3 माह, क्योंकि पूरे वर्ष में कितने साल होते हैं बच्चों, कितने माह होते हैं, 12। 12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो एक का कितना समय आ जाएगा, 3 माह। तो 4 ऋतु है। सबसे पहली जो ऋतु है वो है 21 मार्च से, देखो जरूरी नहीं 21 मार्च से बोलूं, तो मैंने क्या करा, मार्च का बीच का महीना ले लिया, 15 मार्च। कितना ले लिया मैंने, 15 मार्च। 15 मार्च से 15 जून तक कितना हो गया टाइम, 3 महीने, बराबर है, गिन लो। तो टाइम भी अब याद रखने की आवश्यकता नहीं आपको, बीचों बीच लिया एकदम मैंने मार्च का। किसी किसी बुक में देखो 16 मार्च से स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको तो कंसेप्ट समझना है। इसी समय को मैं क्या कह रहा हूं, समर। बात याद रहेगी, इसी को बोलता हूं मैं समर। समर को हम बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। क्यों हो रही बात, बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि हम जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाएगा तो इस क्षेत्र के अंदर सूर्य की जो किरणों की लंबवत गिरेगी, तो हमें गर्मी भी ज्यादा महसूस होगी। फिर देखो जून से फिर नीचे आएगा ना 3 महीने, जैसे 3 महीने ऊपर जाने में लगे, 3 महीने नीचे आने में भी लगेंगे। तो जून से जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ तक आने में वापस, तो इसको बोलते हैं 23 सितंबर, फिर से सूर्य लंबवत चमकेगा 0 डिग्री पे। बात समझ में गई। अब देखो 21 तारीख तक जाते जाते तापमान बढ़ा, फिर धीरे 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 तापमान कम हुआ, पर इतना भी कम नहीं हुआ ठंड लगने लगे। ये जो समय था 21 जून से 23 सितंबर का समय था, इस समय जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा था, जब परपेंडिकुलर था, तो देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण, तो देखो मैंने बताया था जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो वायुमंडल में जो वायु होती है उसको गर्मी मिलती है तो ऊपर पहुंच जाती है, तो नीचे जो स्पेस आ जाता है, तो स्पेस खाली हो जाता है, इसी को बोलते हैं लो प्रेशर। तो ये क्षेत्र कैसा बन जाएगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर जोन को ही हम ICTZ बोलते हैं, ITCZ। ये ज्योग्राफिकल की टर्म होती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होती है, यहाँ पे पहुंचे आके मिलती है, हाँ ITCZ, ठीक है। और इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे एयर प्रेशर कम होगा वहां पे पौने आके मिलेगी, तो यहाँ पे ITCZ बन जाता है। तो सुनो, जो अब आपको पता है नीचे साइड में क्या है, एयर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि इधर ठंड है, ऊपर क्या है तापमान ज्यादा है, एयर प्रेशर कम है, इधर क्या है लो प्रेशर, इधर प्रेशर क्या है लो प्रेशर। तो सीधी सी बात, हाई प्रेशर तो लो प्रेशर पवन चलेगी, तो जब पवनों को यहाँ से सीधा चलना चाहिए, मैंने बताया था, पर पवन सीधे नहीं चलती, कोरियोलिस बल के कारण टेढ़ी चलती है, तो ऐसी चलती है वो इस टाइप से। बात समझ में आ गई। तो सुनो, जब जून में सूर्य लंबवत चमकता है उसी समय भारत में मानसून का आगमन हो जाता है, उसी को बोलते हैं। अब देखो ये पवने देखो किस टाइप से दिख रही है, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई लोकेशन ले लू, ये लोकेशन है, तो देखो कौन सी लोकेशन, साउथ वेस्ट। इसीलिए भारत में जो मानसून आता है, क्योंकि भारत ऐसा ही बना है, ये रहा भारत, और ऐसी पवने आ रही है, तो भारत की कौन सा साइड है, साउथ वेस्ट। इसीलिए हम मानसून जो विंड होती है उसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। बात समझ में गई। और यही मानसून, क्योंकि चूंकि यहाँ पे हिंद महासागर है, क्योंकि हिंद महासागर से जब आएगी तो अपने साथ बहुत ज्यादा क्या आ जाएगी, जल, तो जल लेके आएगी आगे जाके, इसी को यहाँ पे मिलता है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट, अब घाट मिलता है तो ऐसा तो नहीं आर पार चली जाएगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के कारण तापमान कम होगा, जैसे ही तापमान कम होगा तो उसके अंदर जो जल है उसको उठा पाएगी क्या, वो नहीं, तो उसको नीचे गिरा देगी, तो बरसात हो जाएगी। बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया। तो जून से जो सितंबर का महीना है, जो जून से सितंबर का महीना एक ऐसा महीना है
वर्षा वाला समय, इसको बोलते हैं वर्षा ऋतु। इसी को बोलते हैं हम रेनी सीजन, या इसी को बोलते हैं मानसून सीजन, क्योंकि मानसून का टाइम है वो। बात याद रहेगी। तो कौन सा समय है ये? 15 जून से 15 सितंबर तक कौन सा समय है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु बोलूं या इसको मानसून ऋतु भी बोलूं, इसको मैं क्या बोलता हूँ? रेनी सीजन या मानसून सीजन। बात याद रहेगी। यहाँ पे आ गया ये वापिस, वर्षा होगी इसी समय में मध्य प्रदेश में वर्षा होगी। अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बस खाली ऋतु समझ लो आप पहले। फिर देखो इसके बाद सूर्य जस्ट नीचे जाने, 23 सितंबर के बाद सूर्य नीचे जाने लगेगा। तो सितंबर के बाद देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चमकेगा मकर रेखा पर। अभी चमका था देखो 1 महीने पहले, मकर रेखा पे जाएगा 3 महीने के अंदर। तो कब हो जाएगा मकर रेखा पे? वो 22 दिसंबर को। कब हो जाएगा? 22 दिसंबर को। और सुनो देखो 22 दिसंबर को जब सबसे नीचे बोला तभी तो ठंड पड़ने लगी हमारे तो ज्यादा, सबसे दूर होगा ना सूर्य में हमसे, इसी पोजीशन में। फिर इसके बाद वापस कम होने लगेगा। तो बात समझ आ गई। तो 22 दिसंबर, तो सितंबर से जो दिसंबर का जो समय है, इसमें देखो बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं लग रही, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रही, बीच का समय है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम शरद ऋतु, ऑटम सीजन। होता है ना इस समय जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती हमें। देखो बीच वाला जो वर्षा वाला समय, उसमें भी गर्मी भयंकर लगती है हमें, और ये ठंडी वाला समय बहुत ज्यादा। इसके बीच का समय ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, कैसा है? शरद। बात समझ में गई। इसी को क्या बोलते हैं हम? ऑटम। तो 15 सितंबर से 15 दिसंबर, बात याद रहेगी। 15 दिसंबर तक का समय क्या कहलाएगा? ये इसी को बोलते हैं हम शरद ऋतु। और शरद ऋतु का मतलब क्या हुआ? ऑटम सीजन। ठीक है। इसके बाद देखो सूर्य फिर से 3 महीने ऊपर चढ़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर पहुंच जाएगा यहीं पे। देखो ना, दिसंबर, यहाँ दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, फिर मार्च में पहुंच जाएगा, तो फिर 3 महीने आगे बढ़ेगा। ये जो समय होता है बहुत ठंडी का समय होता है, इसी को बोलते हैं विंटर सीजन। तो 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच का समय क्या कहलाता है? विंटर। बात समझ में आ गई आपको? तो 15 दिसंबर से 15 मार्च, ये समय क्या कहलाता है आपका? शीत ऋतु। अभी हम किस में हैं? इसी में हैं हम। बात समझ में आ गई। तो देखो 15 दिसंबर के बाद की ही तो ठंडी स्टार्ट हुई है आपकी। इसीलिए तो देखो मध्य प्रदेश का जो सबसे ठंडा समय था वो जनवरी तो पड़ा। बात समझ में आ गई? लॉजिक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, को समस्या? बात याद रहेगी। ये टाइम बड़ा आसान है, बस 15 मार्च से 3 महीने बढ़ाते चलो, बस सब समझ में आ गया। तो पहले कौन आएगा? समर, फिर वर्षा, वर्षा तो वर्षा, फिर बीच में शरद, फिर शीत। 4 ऋतु बेसिकली आपको याद करना है, आपको सारी चीज याद हो जाएगी। ये समझ में आ गया मैडम? पीछे बात याद रहेगी। अब सुनना बात अच्छे से। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ, इसको देखना आप। ये आगे ना बात समझ में, फोटो लेना तो ले लो आप। ठीक है, चलो सुनना बात। अब इसको देखो थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ समझने के लिए आपके लिए। तो अब मैं एक्चुअली भारत बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं? भारत। अब भारत से समझेंगे हम सारी चीज। ये है इंडिया। अब इतना इससे से हमारा काम चल जाएगा। और इसमें ही यहाँ कहीं पे क्या है मेरा प्यारा, हाँ कोई मध्य प्रदेश नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? प्यारा मध्य। जितना इसको रिस्पेक्ट दोगे इतने नंबर दिलाएगा। बना एकदम सही था जहाज, बिल्कुल करेक्ट बना। हाँ कुछ लोग तो बना नहीं पाते, एकदम ये सब बना देते उस बेचारे को। ठीक है, बात समझ में। अब देखो आपको पता है यहीं पर देखो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री इधर ही 0 डिग्री, इसके नीचे था साउथ वाला पार्ट, इसके ऊपर है नॉर्थ वाला पार्ट। क्योंकि भारत का जो अक्षांश है जिसको हम लेटीट्यूड बोलते हैं, ये कितना है? 8 डिग्री 6 मिनट। ये 8 डिग्री 4 मिनट अंडमान निकोबार पे आता है। ठीक है, अंडमान निकोबार थोड़ा सा नीचे, ये लगभग लगभग इक्वेटर के पास में। अब देखो मैंने आपको बताया था 15 मार्च से 15 जून का टाइम। तो देखो मार्च में यहाँ पे सूर्य है, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून में सूर्य यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये अप्रैल, बात समझ में आ गई? अप्रैल में सूर्य यहाँ जाएगा। फिर ये क्या है? मई। और ये क्या है फिर? जून। वैसे तो जून यहाँ आना चाहिए, मध्य प्रदेश को मैंने थोड़ा ज्यादा ही ऊपर बना दिया है। ठीक है, फिर ये हाइपोथेटिकली हम समझ रहे हैं। ठीक है, समझ जाना आप, कोई दिक्कत नहीं। बात याद रहेगी। जून क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से निकलती है, पढ़ा है हमने। और कर्क रेखा पे चमकेगा सूर्य 21 जून को। ठीक है, बात याद रहेगी। तो जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जा रहा है, तापमान ऐसे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तापमान बढ़ रहा है तो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। तो पौने देखो यहाँ, पहले पौने यहाँ पे चलेगी, फिर सूर्य आएगा तो पौने यहाँ तक चलेगी, फिर सूर्य आएगा तो पौने फिर यहाँ तक चलेगी। बात सुन रहे? इसीलिए देखो मानसून का आगमन हमारे देश में जून में ही होता है।
क्योंकि देखो ये वाला जो क्षेत्र ऊपर, ऐसे मानसून आने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं, पर देखो ऊपर यहीं पे देखोगे तो यहीं पे आपको दिखेगा थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। मरुस्थल होता है, देखो मरुस्थल गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म लगेगा आपको, पर रात के समय उतना ही ठंडा लगेगा। जो कोटा में जो बच्चे रहते हैं उनसे पूछना कि दिन तो इतना भयंकर गर्म रहता है पर रात इतनी ठंडी लगती है, ठंड लगती है, वो इसी के कारण है। मरुस्थल की विशेषता है, और मैंने बताया था ना मरुस्थल की खास बात ये रेत है, वो तुरंत गर्म हो जाएगी, फिर रात को ठंडी भी तुरंत होगी। पर देखो इधर वाले क्षेत्र को देखो, इधर इनको ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी एक जैसा मौसम ही रहेगा इनका। अंडमान निकोबार में जाओगे ना आपको ठंडी नहीं लगेगी वहां। कभी ऐसा लगता है किसी को ठंड से डर तो अंडमान निकोबार में बस लिया, बात याद रहेगी। तो जून का समय है, तो देखो जून के समय, तो ये जो समय है, ये जो 21 मार्च से 21 जून का जो समय है, इसी को मैं बोल रहा हूँ ग्रीष्म काल। क्या बोल रहा हूँ मैं इसको? समर। ठीक है, समर बोल रहा हूँ। तो देखो इस समर के समय में भी देखो कुछ ना कुछ तो देखो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हाई टेम्परेचर ज्यादा है तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। लो प्रेशर जोन क्रिएट होने के कारण, तो चूंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या चलेगी? पवने चलेगी। तो देखो इस समय कुछ ना कुछ, कभी कभी आपने देखा होगा गर्मी के समय में वर्षा होती है एकदम तूफान के साथ, जिसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। बात समझ, इसको बोलते हैं चक्रवाती वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा भी बोलते हैं, प्री मानसून भी इसको बोलते हैं। मानसून आने से पहले कभी कभी देखा होगा अप्रैल मई में भयंकर बारिश हो जाती है, पर वो थोड़े समय ही होगी, क्योंकि वो कैसी वर्षा है? वो साइक्लोनिक रेनफॉल है। बात समझ आ गई? तो अगर आपसे वो पूछ ले कि समर के समय में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती, साइक्लोनिक। बात याद रहेगी? क्यों हो रही है, समझ में आ गया आपको? और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इसी समर के समय में एक फसल करते हैं, उसको जायद की फसल कहते हैं हम। क्या बोलते हैं? जैसे आपने खीरा ककड़ी खाया होगा, तरबूज खरबूज खाए होंगे, ये फसल होती है। ये फसल बहुत कम समय के लिए होती है, ये 1-2 महीने की फसल होती है, इसी को हम जायद की फसल कहते हैं। नाम है उसका, नाम याद करना, ग्रीष्म ऋतु में जो सीजनल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपको कि कौन सी फसल करते हैं हम? जायद की फसल करते हो। बेसिक नाम याद करना आपको, तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी। तो इस फसल के देखो लाभदायक रहेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो सूख जाएगी, पर जैसे पानी गिरेगा, देख तो पानी मिल गया उसको, ऊपर से मौसम ठंडा हो गया ना, तो सीधी सी बात, वो फसल अच्छी से फलेगी फूलेगी। इसलिए उसको, ये जो प्री मानसून जो वर्षा होती है, या इसको हम चक्रवाती वर्षा भी कह रहे हैं, ये किस फसल के लिए लाभदायक है? जायद की फसल के लिए। बात याद रहेगा, जायद, जायद। ठीक है, बात याद रहेगी आपको। और कैसी वर्षा हो रही है यहाँ पे? चक्रवाती वर्षा, या इसी को बोलूं देखो मानसून से पहले हो रही, इसलिए बोल रहे मानसून पूर्व वर्षा, प्री मानसून रेनफॉल। बात समझ में आ गई? दो लॉजिक समझ में आ गया, कब हो रही, किस समय हो रही। फिर सुना, इसी समय में यहाँ पे देखोगे आप, जून के समय में, मई जून के समय बहुत ज्यादा तापमान होता है। बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण, इधर बहुत ज्यादा तापमान होता है, थार के मरुस्थल में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण लो प्रेशर जोन होता है। तो लो प्रेशर जोन के कारण क्या होता है? जैसे मान लो ये लो प्रेशर है यहाँ पे, है ना, और आसपास हाई प्रेशर है, तो पवने एकदम इसकी सेंटर की ओर चलेगी। देखो चलेगी ना ऐसी, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पवने चल रही है। तो पवने जो होती है चक्कर के रूप में चलती है, इसलिए आप गर्मी के समय देखोगे बहुत ज्यादा चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कहीं कहीं भी देखोगे आप बहुत ज्यादा, जैसे बॉन्डर दिखेंगे, तो चक्रवात की भी सबसे ज्यादा उत्पत्ति इसी समय होती है। फिर देखो इसी समय में आप देखोगे इस साइड में लू चलती है। लू बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे कोई पूछ ले लू कब चलती है, तो मई जून के समय में चलती है, क्योंकि जिस समय बहुत ज्यादा तापमान हो उसी समय में तो चलेगी है। तो लू क्या है? एक टाइप की ये गर्म और शुष्क पवन है। गर्म हॉट है वेरी, और ड्राई, कोई वर्षा वर्षा थोड़ी करा दी, कहाँ से आएगा पानी? बीच में कोई है क्या? यहाँ कोई नहीं। अगर मान लो बीच में भी पानी होता है, देखो बरसात भी करा देती है, पर कोई है ही नहीं बीच में वर्षा कराने के लिए। तो इधर ही साइड में चलेगी लू। किस साइड में चलेगी लू? इस साइड में। देखो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? इस साइड में चलेगी लू। राजस्थान का जो साइड में है, इस साइड से लू चलती, नॉर्थ वेस्ट साइड। तो ये याद रखना है। हाँ, तो एक प्रभावित क्षेत्र पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि लू से मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा प्रभावित है, अफेक्टेड? तो नॉर्थ वेस्ट। बात समझ आ गई? इधर वाले को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लू से। बात इसीलिए देखो मालवा के पठार में ज्यादा लू महसूस होती है, इधर मध्य भारत के पठार में जाओ तो और ज्यादा महसूस होगी। तो मई जून के समय में ही क्या चलती है? ग्रीष्म काल में ही क्या चलती है? लू। एक बात ये भी याद करना, लू। तो कभी आपसे कोई पूछ ले लू क्या है, तो लू अपने आप में क्या है? एक गर्म और शुष्क पवन है, लोकल विंड बोलते हैं इनको। पूरे भारत में नहीं चलेगी सब दूर, बस इसी मध्य भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड ही चलेगी, सब जगह नहीं चलेगी, इसलिए इसको लोकल विंड कह रहे हैं। अगर मान लो पूरे प्रदेश में ही चलती तो इसको क्या बोलते हैं हम? मानसूनी विंड। और पूरे क्षेत्र में ही चलती तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्थायी विंड, परमानेंट विंड। बात समझ में आ गई?
अलग अलग है। बस इतना से याद करना कि मई जून में समय जो चलती है उसको क्या बोलते हैं, लू। लू एक अपने आप में क्या है, गर्म और शुष्क। गर्म तो पता ही चलेगा, पर शुष्क भी को वर्षा नहीं करा रही है, तो लू क्या है, गर्म प्लस शुष्क। बात याद रहेगी आपको, ये विशेषता याद है, बस इतना से याद करना। और इस समय जो वर्षा होती है उसको हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं, और ये वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होती है, तो जायद की फसल के लिए लाभ होता है। कितनी वर्षा होती है, तो बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती। जैसे मध्य प्रदेश में मान लो टोटल जो वर्षा हो रही है उसका 1 से 5% वर्षा ही करवाता है। कभी कभी होती है, हर बार जरूरी होगी, कभी होती भी कभी नहीं भी होती, इसलिए वेरिएंट क्या करेगी, इसकी रेंज वेरी करेगी। तो जनरली जो वर्षा होती है वो 1 से 5% के लगभग होती है। बात याद रहेगी आपको, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब सुनो, जून तक यहाँ पहुंच गया सूर्य। अब जून के बाद सूर्य नीचे आने लगेगा। तो देखो इसी समय तो मानसून का आगमन हो गया, मानसून आ गया ना हमारा। देखो पौने यहाँ से यहाँ चलने लगी, तो इसी समय में वर्षा होने लगेगी। तो सुनो, यहाँ पे तो देखो अप्रैल में ही आ गया था सब कुछ। तो देखो भारत के अंदर वर्षा देखोगे ना, तो 1 जून को ही आ जाती है केरल के तट पर। और केरल के तट को क्या बोलते हैं, केरल का जो तट है, कोस्ट है, उसका नाम है, इसको मालाबार तट बोलते हैं। तो सबसे पहले भारत में वर्षा कहाँ होती है, तो मालाबार तट में। ठीक है। अब जो नीचे से जो विंड आ रही है, तो 2 डायरेक्शन में, यहाँ से आएगी वो साउथ वेस्ट मानसून, ये आया, आया कि नहीं आया, ये आया। अब देखो 2 भागों में, एक भाग तो इधर भी चल रहा है, एक भाग इधर भी चल रहा है, देखो ना, चल रहा है। तो देखो इधर जो सी है उसको बोलते हैं अरब सी, अरेबियन सी, और इधर ही इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये साउथ वेस्ट मानसून ही तो है, क्योंकि साउथ वेस्ट से आ रही है। पर ये भी 2 भागों में बढ़ गया ना, देखो अरेबियन सी शाखा और बे ऑफ बंगाल शाखा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी शाखा है, कितनी ब्रांचेस है, 2। बात समझना के, लॉजिक याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो एक तो क्या है अरब सागर की शाखा, और एक क्या है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये बंगाल की खाड़ी इधर है। अब देखो इसके अंदर भी देखोगे ना, तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं, घाट है, क्योंकि जैसे कोस्ट वाला क्षेत्र होता है, नीचे कोई धस जाता, कोई क्षेत्र कोस्ट की तरह दिखता है, जैसे समुद्र है इस टाइप से दिखेगा। तो विंड उधर से आ रही है, इसको रोकने का काम करता है। तो बहुत सारी वर्षा तो यही करवा लेता है, इसलिए देखो केरल के अंदर बहुत वर्षा होती है। पर देखो इसके जस्ट पीछे साइड देखोगे, इस पर्वत के पीछे साइड, तो देखो पवन इधर से आई, तो इसने टकराया, तो सारा पानी इसने ले लिया। जैसे पवन निकल के इधर आएगी, इधर वाले बोले भाई मुझे थोड़ा पानी दे दे, बोलते भाई उधर ही चला गया सब। पहली बात, एक तो वर्षा कम हो गई। दूसरा, जब पवन ऊपर थी तो ठंडी थी, पर जब नीचे आएगी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो फ्रिक्शन के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। देखो नीचे आ रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वर्षा क्यों करवाएगी, वर्षा नहीं करवाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ गया ना। तापमान बढ़ने के कारण पानी लेने की क्षमता बढ़ जाती है उसकी। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शेडो क्षेत्र। इधर कोई वर्षा नहीं होगी, इसलिए देखोगे मध्य प्रदेश मतलब पश्चिमी घाट का ये जो पश्चिम वाला भाग है, ये पूर्व वाला भाग है, सॉरी ये पश्चिम वाला, ईस्ट वे वेस्ट है। ईस्ट वाला जो भाग है इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, मतलब ये भी सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसलिए तो देखोगे महाराष्ट्र में लातूर वातूर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ट्रेन से पानी भी ले गए थे एक बार हम। बात समझ आ गई। तो पर्वत के ईस्ट ढाल में तो बहुत वर्षा हो रही, 200 सेंटीमीटर। देखोगे आप मालाबार तट के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आपने यहाँ पे सुना होगा साइलेंट वैली, साइलेंट वैली यहाँ पे हॉट स्पॉट है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। हॉट स्पॉट के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, वो तभी पाई जाएगी जब यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्याप्त में क्या होगी, वनस्पति होगी, जीव जंतु होंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब देखो इसके अंदर भी क्या है, पवन को कहीं कहीं से निकलने का रास्ता मिल जाता है, बीच बीच में कहीं कहीं पे पास होते नहीं होते, तो अलग अलग जगह से पास होते हैं, वहां से पवनें बाहर निकल के आती है। तो देखो केरल में एक यहाँ पे एक पास है पाल घाट, ठीक है, इतना जानता नहीं है ना, तो इसको हमने क्या बोले, केरल शाखा। अरब सागर की शाखा के अंदर भी एक शाखा कौन सी है, केरल की शाखा। इसके जस्ट ऊपर आओगे तो यहाँ पे कन्नड़ शाखा भी मिलेगी आपको, कर्नाटक के अंदर मिलेगी। और ऊपर जाओगे तो मुंबई शाखा मिलेगी। तो सुनो यही हमारे काम की बस मध्य प्रदेश, क्योंकि यही मध्य प्रदेश में पहुंचती है। तो मैं, हाँ, तो अरब सागर शाखा की भी मुंबई शाखा, क्या, हाँ, तो ये टापू है ना, ठीक है, तो ये शाखा ही मध्य प्रदेश में पहुंचेगी ना। देखो बताओ, आप ही बताओ मुझे कौन पहुंचेगी, ये तो इधर ही रह जाएगी बरसात, मुंबई शाखा। तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है, तो एक तो किसके कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। सीधी सी बात है। दक्षिण पश्चिम मानसून में भी 2 शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। मध्य प्रदेश में दोनों जगह बराबर है, बीच में मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में दोनों से वर्षा होती है। प्रश्न समझ में आ गया। मध्य प्रदेश में वर्षा किसके कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखा के कारण होता है। ठीक है, अब सुनना बात, ये मध्य प्रदेश है, और अगर मैं कायदे से समझू तो ये जो अरब सागर की शाखा वर्षा कहाँ पे कराएगी मध्य प्रदेश में, कहाँ पे कराएगी, देखो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में कराएगी, पूर्वी भाग में नहीं जाएगी।
क्योंकि ऊपर ऊपर भग रहे हैं ना ये। और इधर से आ रही देखो बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो बे ऑफ बंगाल ए से घूम के आती है, ए से। इधर क्यों घूम के आ रही, क्योंकि लो प्रेशर इधर, इधर हाई प्रेशर, इसलिए घूम के इधर आ रही है, ए से घूम के आ रही है। तो सुनो ये वाला भाग जल्दी आ जाता है मध्य प्रदेश में, बे ऑफ बंगाल वाला। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले वर्षा कौन कराती है, बे ऑफ बंगाल। पर बहुत सारी बुक के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दे रखा है, अगर वो आ जाए तो वो यही बोलता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो अरब सागर की शाखा से होती है, जबकि मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा देखो मध्य प्रदेश के इस भाग में होती है। इसलिए मध्य प्रदेश में अगर को पूछते सबसे ज्यादा वर्षा किसके कारण होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बहुत पुरानी पुरानी बुकों में अरब सागर की शाखा दे रखा है। अभी लेटेस्ट में जितने भी डाटा है मध्य प्रदेश की सरकार की साइट पर, और मध्य प्रदेश जो हिंदी ग्रंथम अकादमी उसके अनुसार क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। पहले वर्षा भी होगी तो इसके कारण होगी। अब इसके कारण देखो मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा हो रही है, अरे यूं क्षेत्र बताओ आप, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ, ऐसे ऐसे साइड बताएगा। तो देखो ये मध्य प्रदेश है, तो साउथ ईस्ट में, तो मध्य प्रदेश के इस वाले भाग में वर्षा हो रही है। तो साउथ ईस्ट वाले भाग में मध्य प्रदेश में सबसे पहले वर्षा कहां पे होती है, साउथ ईस्ट भाग में। ये तो क्षेत्र हो गया। अगर मैं कोई जिला पूछूं आपसे, कोई स्थान पूछूं, देखो यहाँ पे कौन पड़ता है, बालाघाट है, पंचमढ़ी इधर है, बालाघाट। तो सबसे पहले वर्षा स्टार्ट कहां से होगी, बालाघाट में। इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला डिस्ट्रिक्ट भी बालाघाट है। पंचमढ़ी तो छोटा सा क्षेत्र है मेरा, बालाघाट। मैंगनीज सब बात याद रहेगी, और वहीं पे लेटर एड भी पाई जाएगी, क्योंकि वर्षा ज्यादा हो रही है। लेटर एड मिट्टी सुनाया था, बताया था मैं, बात याद रहेगी। तो देखो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा कौन करा रही है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। लॉजिक याद रहेगा। पूर्वी भाग में वर्षा कौन करा रही है, देखो पूर्वी भाग में तो बंगाल की खाड़ी की शाखा। फिर मैं पूछूं मध्य प्रदेश के बीच वाले भाग में वर्षा कौन करा रही है, दोनों करा रही है, दोनों करवाई। बात समझ आ गई। तो मध्य भाग में कौन वर्षा कराएंगे, दोनों। ऊपर भी कौन कराएगी, दोनों। अब सुनना बात अच्छे से, ठीक है। मैं पूछूंगी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा कौन करा रही है, अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा के अंदर भी मुंबई शाखा, उप शाखा बोलते हैं, सब ब्रांच बोलते हैं। अब मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्वी भाग में और पूर्वी भाग में वर्षा सबसे ज्यादा कौन करा रही है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। मध्य भाग में दोनों करा रही है और ऊपर कम करा रही है, ठीक है। अब सुनना बात, मध्य प्रदेश के ये जो भाग है ना, यहाँ पे सतपुड़ा वाला भाग, देखो यहाँ पे दोनों से वर्षा प्राप्त हो रही है। सतपुड़ा वाला क्षेत्र बड़ा है, दोनों के कारण वर्षा प्राप्त हो रही है। और यहीं पे देखो पंचमढ़ी के मतलब यहाँ पे सतपुड़ा में महादेव श्रेणी के अंदर देखो पंचमढ़ी, बहुत सारी पहाड़ियां है, देखो पंचमढ़ी, चौड़ागढ़, है ना, बहुत सारी धूपगढ़। इसके कारण जितना ऊंचा क्षेत्र होता है ना, वो पवनों को उतना ज्यादा रोकेगा, उतनी ज्यादा वर्षा करवाएगा। मध्य प्रदेश के इस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँ वर्षा की मात्रा कम होगी। तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा हो रही है। तो देखो हमने मध्य प्रदेश के जो वर्षा वाला क्षेत्र है उसको भी 4 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है, 4। देखो इस भाग में देखो ज्यादा वर्षा हो रही नहीं हो रही है, तो दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा हो रही है, एवरेज से ज्यादा हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। एक हमने एक लेवल ले लिया कि मध्य प्रदेश एवरेज कितनी वर्षा हो रही है। बात समझना कि देखो मध्य प्रदेश में एवरेज वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो 112 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है ना मध्य प्रदेश में, तो देखो ये वाला क्षेत्र तो ज्यादा ही वर्षा प्राप्त करेगा ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। इससे जैसे मैं ऊपर गया तो देखो यहाँ पे थोड़ी कम वर्षा हो रही थी, यहाँ पे एवरेज वर्षा हो रही है, तो ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र। और इधर जाऊंगा ना मैं वेस्ट साइड में यहाँ पर, तो यहाँ पे वर्षा औसत से कम हो रही है, इसलिए बोलता हूँ औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। और यहाँ तो बहुत ही कम हो रही है, इसलिए इसको बोलता है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, या इसको बोलता है शुष्क क्षेत्र। बात समझ आ गई। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझोगे ना तो आपको याद भी रहेगा, और किसमें सबसे कम, हाँ वैसे वैसे क्रम भी याद रहेगा। बहुत सिंपल सी, देखो यहाँ पे वर्षा हो रही है 25 से 75 सेंटीमीटर, फिर देखो यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर, यहाँ 100 से 125 सेंटीमीटर, देखो इसके बीच में आ गया ना 112, और यहाँ 125 से 150 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई। जैसे मैंने देखो बुकों के अंदर अलग अलग भी दे, कहीं पे 60 से 75 दे रखा। आप तो मैंने जैसे रेंज बताई ना, ऐसे रेंज याद करो आप, आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आएगा तो बस करो, बात याद रहेगी। ये लॉजिक याद रहेगा। अब देखो 3 महीने तक तो वर्षा चली, कब से कब तक चला, जब सूर्य वापस यहाँ तक 0 डिग्री तक पहुंचेगा, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ 3 महीने तो बरसात होती है, तो तब तक तो मानसून चलेगा, छुटपुट वर्षा होगी। वैसे तो जून जुलाई में ही वर्षा होती है, सितंबर तक वर्षा ज्यादा नहीं होती है, पर हम फिर भी उसको मानसून काल मानते हैं, क्योंकि कभी कभी मानसून आ जाता है, ठीक है। 3 महीने वर्षा हो गई। कौन सी वर्षा हुई यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। और मध्य प्रदेश और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किसके कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और कितनी वर्षा होती है, तो मध्य प्रदेश में जो टोटल वर्षा हो रही है उसका 85%,
तो रेंज याद करना आप तो 80 से 85, कहीं पे 90 भी दे दे कोई दिक्कत नहीं। हमने एवरेज ले लिया 85%, मैं 80 से 90% के बीच में भी ले सकता हूँ। एवरेज कितना मान लिया मैंने? 85%। रेंज याद करना आप तो 80 से 90 के बीच में कुछ भी दे दे डाटा मान लेंगे हम, पर 80 से नीचे देगा तो भी गलत, 90 से ऊपर दे देगा तो भी गलत। तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो गई। दक्षिण पश्चिम मानसून की भी दोनों शाखा समझ में आ गई, दोनों शाखा याद रह गई। पश्चिम बंगाल की शाखा, अरब सागर की शाखा। सबसे ज्यादा वर्षा किसके कारण हो रही है? बे ऑफ बंगाल के कारण। सबसे पहले वर्षा भी किसके कारण हो रही है? बे ऑफ बंगाल के कारण। मध्य प्रदेश सबसे पहले वर्षा कहाँ पे हो रही है? तो हाँ, बागलाघाट के अंदर। ठीक है, बात याद रहेगी, लॉजिक याद रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होने लगेगी। ठीक, इसके बहुत सारे कारण है, आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मेंस का विषय इसके अंदर बहुत ज्यादा जाएंगे तो आप अनावश्यक परेशान होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं। एमपीपीएससी बहुत डाटा ही पूछता है वो। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब देखो, जैसे ही सितंबर हुआ, 23 सितंबर को करके रेखा पे लंबवत चमकेगा, उसके बाद नीचे जाने लगेगा वो। तो देखो, ये जो समय रहेगा ना तो बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी ना बहुत ज्यादा ठंड रहेगी, इसीलिए इसको क्या बोला हमने? शरद ऋतु। अब सुनो, जैसे ही सितंबर के बाद सूर्य 0 डिग्री के नीचे गया, अब देखो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, नीचे लो प्रेशर बन जाएगा। जो कंडीशन अभी 6 महीने ऊपर थी वही 6 महीने कंडीशन नीचे रहेगी। तो अब जो विंड जो चलेगी वो नॉर्थ टू साउथ चलेगी। तो देखो, अब विंड जो है वो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। बात समझ आ गई? तो देखो, यहाँ पे जो क्षेत्र रहेगा, मान लो यहाँ पे कोई क्षेत्र है, तो देखो कैसी विंड है ये? देखो, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश में ऐसी विंड चलने लगेगी ना, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है। तो मध्य प्रदेश में देखो कहां से विंड आ रही है, तो देखो नॉर्थ ईस्ट। इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। एक था दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये कौन सा मानसून है? उत्तर पूर्वी मानसून। हाँ, बात आगे समझ, जैसे वो गया था वैसे वो लौट के आएगा, बट डायरेक्शन याद करना है। तो ये शरद ऋतु है, इसको ही क्या बोलता हूं मैं? उत्तर पूर्वी मानसून, या इसी को बोलता हूं लौटता हुआ मानसून, रिट्रीट ऑफ मानसून, या इसी को बोलता हूं मानसून का निवर्तन, वापस आ। हाँ, इसको क्या बोलता हूं मैं? इसको क्या बोलूंगा मैं? उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। बात याद रहेगी? या इसी को क्या बोलूंगा मैं? लौटता हुआ मानसून, या इसी को बोलूंगा मानसून का निवर्तन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वर्षा कराएगा? ये वर्षा नहीं कराता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे समुद्र होता, तो सुनो, मध्य प्रदेश इस समय भी वर्षा होती हो तो, पर है ही नहीं। तो जमीन से आ रहा है, पानी नहीं बेचारे के पास, तो कहां से कराएगा वो? बात समझ में आ गई? बात याद रहेगी? तो शरद ऋतु को ही हम क्या बोलते हैं? मतलब ये जो शरद ऋतु, इसको उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं, इसी को लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, इसी को निवर्तन हुआ मानसून बोलते हैं। नहीं, मानसून पौने विंड। मानसून का मतलब पता है आपको? एक्चुअल मानसून का मतलब होता है परिवर्तित, चेंज। ये जो होते हैं ना परिवर्तनशील, पौने बोलते हैं, विंड बोलते हैं उसको, उसका मतलब मानसून। मानसून एक अरबी वर्ड है जिसका नाम होता है मौसिम। ठीक है, मेरा नाम भी मौसिम, घर का नाम। बात याद रहेगी? तो इसलिए मानसून का मतलब वर्षा करानी, वो तो हम मान लिया है हमने कि वो करा दी, इसलिए उसने मान लिया। यही तो हमारी दिक्कत है एजुकेशन की, वही तो पढ़ाते नहीं हो ठीक से। मानसून विंड है, पर वो वर्षा करा देगी, तो इसलिए इसको, इसीलिए तो बोला मैंने साउथ वेस्ट मानसून, तो मैं मानसून ही बोलता ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ साउथ वेस्ट मानसून? क्योंकि विंड है वो, और उसके कारण वर्षा हो रही, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून बोला मैंने। उसी मानसून में एक प्रकार क्या होता है? उत्तर पूर्वी मानसून। पर ये कोई वर्षा करवा रही क्या? नहीं। पर ये भारत में वर्षा जरूर कराती है। भारत का ये जो हिस्सा है, तो देखो यहाँ से आएगी ना, तो बीच में बंगाल की खाड़ी में लेगी, बंगाल की खाड़ी से पानी ले लेगी और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा कराती है, सिर्फ तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। और तमिलनाडु क्षेत्र को ही बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मतलब उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु में, बस। और कहीं भी वर्षा नहीं होती। बात याद रहेगी मैडम? फिर देखो, इसी समय में ये जो सितंबर से दिसंबर का जो समय है, इसी में आपने एक समय देखा होगा, सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर के समय ही हमारी फसल पकती है। जो जून जुलाई में जो फसलें हमने लगाई है, 3 से 4 महीने फसल आती है। तो 3 से 4 महीने कब हो जाएगा? जून जुलाई में अगर कुछ ने फसल लगाई हो तो सितंबर अक्टूबर में फसल कटेगी। और सुना, उस समय बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, आपने देखा भी होगा, लगती है ना बहुत ज्यादा गर्मी। इसी को मध्य प्रदेश में बोलते हैं द्वितीय गर्मी, सेकेंडरी हीट। और एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि किसको द्वितीय गर्मी कहते हैं? सितंबर अक्टूबर को। बात याद रहेगी? खाली इतनी सी काम है, पूरा जो पहाड़ खोदा ना उसमें जो चूहा निकला है वो यही। बात समझना कि यही हमारे काम का है बस। हाँ, ऋतु तो शरद ऋतु ही बोलेंगे ना। किस ऋतु में आती है? तो ऐसा हाँ, पर उसने टाइम पूछा था ना, किस महीने में द्वितीय। हाँ, वो तो बता देंगे। तो सितंबर अक्टूबर का जो समय होता है, सितंबर अक्टूबर का जो समय होता है, इसी को क्या बोलता हूँ मैं? द्वितीय गर्मी, सेकेंडरी हीट, सेकेंडरी समर भी बोलता हूँ।
तो ये प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय गर्मी किसको कहते हैं? सितंबर अक्टूबर की गर्मी को हम क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में? द्वितीय गर्मी। बात याद रहेगी। फिर देखो सितंबर से दिसंबर तक सूर्य नीचे पहुंच गया, फिर दिसंबर के बाद अब सूर्य देखो ऊपर आ रहा है, जनवरी में आ गया, फरवरी में, मार्च में फिर आएगा। इन 3 महीने के अंत में देखो और ज्यादा ठंडी लगेगी मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसको बोलते हैं हम शीत ऋतु। बात समझ आ गई। अब पवने तो ऐसी ही चल रही है, पर एक चीज और याद करना कि पृथ्वी जो है ना, देखो बहुत सारी चीजें होती है, यही दिक्कत होती है, पढ़ाने वाला पढ़ाता नहीं ठीक से। देखना सुनना बात अच्छे से। जैसे पृथ्वी है ना, दिख रहा है? अभी पृथ्वी में 0 डिग्री है ना, ये 23.5 डिग्री ऊपर है, 23.5 डिग्री नीचे। अब देखो ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र जो होता है ना, इसको हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, जिसको हम सब ट्रॉपिकल क्षेत्र बोलते हैं। तो सुनो, जैसे पृथ्वी में नीचे हाई प्रेशर होता है ना, ऐसे पृथ्वी में ऊपर भी विंड चलती है। जैसे पृथ्वी में नीचे विंड चलती है ना, हमारे एटमॉस्फेयर जो होता है ना, क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की रेंज कितनी है? 0 से लेकर 13 किलोमीटर के बीच में, कहीं पे 18 किलोमीटर होती है, कहीं पे 13 किलोमीटर होती है बीच में। तो ऊपर साइड भी विंड चलती है, जैसे नीचे चले ऐसे ऊपर साइड भी विंड चलती है, और वो विंड चलती है वेस्ट टू ईस्ट, और वो सीधी नहीं चलती, ऐसे सांप की तरह चलती है, सर्पिल आकार। उन्हीं विंड को हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। क्योंकि इन्हीं विंड की जो खोज की थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में करी थी अमेरिका के जो फाइटर प्लेन जो थे, जो जब जापान के ऊपर बम गिराने गए थे, परमाणु बम, एटमॉस्फेरिक है ना, परमाणु बम, उस समय पता चला था उनको कि यहाँ पे कुछ विंड होती है, जिससे उनकी प्लेन की जो स्पीड कम ज्यादा हो रही थी। उनसे खोज हुई थी, जेट से खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? जेट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम। तो ये पवनें कैसी चल रही है? ऊपर चल रही है। अब देखो ठंडी के समय में ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, गर्मी में कमजोर हो जाती है, कमरे में ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ठंडी के समय में नीचे शिफ्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट चल रही है। और पृथ्वी में अगर यहाँ पे देखोगे ना, यूरोप और अफ्रीका बीच में, यहीं पे आपको बनेगा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर बोलते हैं उसको, भूमि के मध्य में, इसलिए भूमध्य सागर। ये विंड जब भी यहाँ से आएगी ना, तो भूमध्य सागर से पानी उठा लेगी और आ इधर रही है, और इधर इनके बीच में यहाँ मिल जाएगा, देखो इनको हिमालय। अब हिमालय तो 9 किलोमीटर ऊंचा है, पकड़ लेगा इनको। तो सीधी सी बात है, इस ये जो विंड आ रहा है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ, इसको पश्चिमी विक्षोभ बोले, क्योंकि वेस्टर्न से आ रहा है ना, वेस्ट से आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। अभी 2 शाखा में बढ़ जाएगा, एक तो ऊपर साइड चला जाएगा हिमालय के, एक दक्षिण साइड में, नीचे साइड में आ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा भारत के इस वाले साइड में, जो दिल्ली हरियाणा पंजाब वाला साइड होता है, यहाँ पे देखो ठंडी के समय में बरसात होती है, कभी कभी होती कि नहीं होती, कभी कभी वर्षा होती है। अभी हमने प्रयास करा था आर्टिफिशियल रेन का, वो इसी कारण करा था, क्योंकि बादल तो बने थे, पर इतनी उनके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं थी कि वो वर्षा करा पाए, तो हम आर्टिफिशियल तरीके से वर्षा करा सकते हैं। तो कभी कभी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है, ठंडी के समय में होती है, जैसे आपने दिल्ली हरियाणा पंजाब में देखा होगा तो होती है। तो इसी को बोलते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं इसको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बात समझने क्यों होता है? ठंडी के समय में होता है, और इस समय जो वर्षा होती है, उस वर्षा का नाम है, ये पूछा गया नाम, इसको बोलते हैं मावठ या माउठा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो देखो आपसे कोई पूछ लेगा माउठा कब होता है, तो शीत ऋतु के अंदर होता है। और कब होगा, समय भी देख लो, दिसंबर से जनवरी के बीच में। बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया? तो माउठा समझ में आ गया, एक लोकल नाम है इसका। जनरली हम क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी विक्षोभ। किसके कारण हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ? इसी को नाम जो पश्चिमी विक्षोभ, इसी का नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकली साइक्लोन भी बोलते हैं इसको। ये टेम्परेट था, ये ट्रॉपिकली था, सॉरी वो टेम्परेट, क्योंकि ठंडी के समय में हो रहा है। नाम याद समझ में आ गया? तो शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा हो रही है, वो कौन सी वर्षा हो रही है? मावठ। अब देखो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, जनरली भाषा में मैंने तो मावठा ही नाम सुना उसका, है ना, पर बुकों के अंदर मावठ मावठ करते रहते, खाओ मावठ। हम तो मावठा ही याद रखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, हाँ ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आपसे कोई पूछ ले कि मावठा क्या है, तो मावठा क्या है, तो सुनना बात, मावठा जो शीतकाल के अंदर ठंडी के समय में होने वाली हल्की वर्षा है, बहुत तेज नहीं होती है, हल्की फुरफुर 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 होती रहती दिन भर, पता चले दिन भर वर्षा हुई 1 सेंटीमीटर भी नहीं हुई। तो कैसी वर्षा है ये? हल्की। कब हो रही है? ठंडी के समय। तो सुनो, ठंडी के समय में जो फसल लगाता हूँ उसी को बोलता हूँ मैं रबी क्रॉप। ये जो वर्षा के समय में जो फसल लगाता हूँ ना, इसको बोलता हूँ मैं खरीफ क्रॉप। और ठंडी के समय में जो वो जो फसल लगा रहा हूँ उसको बोलता है रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप में मैं लगाता हूँ मुख्य रूप से गेहूं, और जनरली और भी बहुत सारी फसल, जैसे चना होता है, आलू होता है। तो सुनो, ये जो मावठा है किस फसल के लिए लाभदायक है? गेहूं के लिए। रबी फसल, और रबी फसल में भी कोई पूछ ले तो गेहूं। बात याद रहेगी। कोई दिक्कत, को समस्या? जैसे मैंने यहाँ बताया था, चक्रवाती वर्षा किसके लिए फायदेमंद थी? जायद की फसल के लिए। ये कौन सी फसल हो रही है? खरीफ की फसल। यहाँ पे कौन सी फसल हो रही है? रबी की फसल। तो मावठा जो है किस फसल के लिए लाभदायक होता है? रबी की फसल। क्योंकि पानी गिरने के कारण जो बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा पाला पड़ जाता है फसल में, बहुत ज्यादा ठंडी गिरती ना,
तो छोटे छोटे बर्फ के जो कण होते हैं ना, वो पत्ते के ऊपर गिर जाते हैं ना, तो उसके कारण उनकी जो सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, पौध पर एकदम फसल आड़ी पड़ जाती है। देखा होगा आपने, फसल खड़ी रहती है सही साट रहती है, वो जैसे आड़ी गिरेगी खत्म हो जाती है, फसल में फल नहीं लगेगा फिर। तो इसको पाला कहते हैं हम, तो पाला लगने से बचाता है। ठीक है, बात याद रहेगी? कोई दिक्कत समस्या? मावठ याद रहेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत? अब सुनना एक और बात, मध्य प्रदेश में, इसीलिए बोलते हैं मध्य प्रदेश हमारा अनोखा है। क्या है अनोखा हमारा मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के अंदर समर को ही हम बोलते उनाला। खास बात है, ये नाम पूछा गया है, उनाला क्या है? तो सुनो, बुक के अंदर UNA लिखा है, तो देखो हिंदी वालों ने क्या करा, यूनाला। क्या है वो? उनाला। लिखा था इंग्लिश में उनाला, हिंदी वालों ने क्या लिख दिया इसको, यूनाला। पर यूनाला नहीं, उनाला ही है। बात याद रहेगी? तो मध्य प्रदेश में, अरे यार मुझे मैसेज करना, आप बोल रहे हो आप, चलो ठीक है। ये तो नुकसान हुआ आज मैडम का ना आने का। ठीक है, बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी। यूनाला, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को ही हम क्या कहते हैं, यूनाला। आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि मध्य प्रदेश में किस ऋतु को यूनाला कहते हैं? किस ऋतु को कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु। या ऐसा पूछे मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं हम, यूनाला। बात समझ, या नाम है उसका उनाला, यूनाला नहीं। हाँ, माली भाषा बोलते हैं मैडम, ठीक है। गांव में रहो कभी, किसी समय टाइम मिले तो। फिर जो वर्षा होती है ना, वर्षा ऋतु, इसी को गांव की भाषा में चौमासा कहते हैं। बात याद रहेगी, ये बात याद रखना, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसी को, चौमासा। और जो ठंडी होती है, शरद ऋतु को कुछ नहीं कह रहे, जो ठंडी होती है इसको बोलते हैं शियाला। अभी ठंड में चलते हो आप, सियाला। सियारा नहीं मैडम, गाने का असर पड़ रहा है और सैयारा वाला आपको, तो सियारा। ये तो पता चले सैयारा सैयारा कर लो, तो सियाला है ना, सियारा नहीं सियाला। श्याला श्याला करते हैं हम, पर सियाला होता है। ठीक है, बात याद रहेगी। हाँ, शीत ऋतु को हम क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर ही, शियाला। ये स्पेशल नाम है, और यही नाम पूछता है एग्जाम के अंदर। तो आपसे पूछा मध्य प्रदेश में किसको शियाला कहते हैं, तो शीत ऋतु। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, चौमासा। मध्य प्रदेश में गर्मी को क्या कहते हैं हम, उनाला, है ना। यूनाला मत कर देना बस, बात याद रहेगी। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आएगी बड़े आसानी से। आप जब भी कभी भी किसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आसान से कर। ये जो ठंडी के समय में जो वर्षा हो रही है ना, मावठ, किसके कारण हो रही है? तो पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ को ही मैं क्या बोलता हूँ, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जो साइक्लोन था ये कौन सा था, सॉरी वो टेम्परेट साइक्लोन, ये क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये उष्ण कटिबंधी है। ठीक है, देखो इसके कारण बहुत कम वर्षा हो रही है, 1 से 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो रही है 85% वर्षा, बाकी जो बची 10%, 10 से 15% वर्षा, वो किसके कारण हो रही है, शीत ऋतु के अंदर। बात याद रहेगी। तो कभी वर्षा भी पूछ ली, देखो सबसे ज्यादा वर्षा इसके कारण हो रही है, फिर ठंडी में हो रही है, फिर गर्मी में हो रही है। ऐसा हम आराम से याद कर, क्रम से यहाँ से भी याद कर सकते हो, ये फिर ये फिर। बात याद रहेगी। उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा आपको। बड़े आगे, हाँ ले लो फटाफट। कितने अच्छा टॉपिक में आपने चलो, तो देखो ये रहा थोड़ा सा आपके पास, इधर देख लो, थोड़ा सा जल्दी देखेंगे हम बताए मध्य प्रदेश में ऋतु है। मध्य प्रदेश में ऋतु को जनरली हमने 3 भागों में बांटा है, आप चाहो तो 4 भागों में बांट लें। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म काल, तो अब देखो अवधि कोई पूछे ना आपसे तो मार्च से लेना, ये अवधि मत लेना आप। ठीक है, 15 मार्च से 15 जून वाली 4 में डिवाइड कर देना उसको आप। ठीक है, अभी अवधि नहीं बता रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को ही क्या बोलते हैं हम, उनाला। देखो इन मध्य प्रदेश इट इज कॉल्ड उनाला। तो देखो हिंदी में इसको यूनाला यूनाला करते, यू को यू पढ़ लेते हो, जबकि उनाला है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को, जिसको हम रेनी सीजन बोल रहे हैं या मानसून सीजन जिसको हम बोल रहे हैं, इसको ही क्या बोल रहे हैं हम, चौमासा। बात याद रहेगी। फिर जो शीतकाल है, शीतकाल के अंदर जो ठंडी का समय है, उसके अंदर जो मौसम है, जो ऋतु है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, शियाला। बात याद रहेगी। बात कोई दिक्कत समस्या? अब जो ग्रीष्म काल है, इसके अंदर जो फसल लगाई जाती है उसी को हम बोलते हैं जायद की फसल। ठीक है, देखो ये जायद की फसल, इसके नीचे है जस्ट। तो देखो यहाँ पे जो वर्षा होगी, यहाँ पे जो वर्षा होगी इसको प्री मानसून कह रहे हैं। देखो मानसून से पहले वर्षा हो रही है, इसलिए क्या बोल रहा हूँ, प्री मानसून। हाँ, मानसून पूर्व वर्षा। ठीक है, हाँ, बात समझना कि कब होगी, तो अप्रैल मई माह में होगी, गर्मी के समय में होगी। इसी किसके कारण हो रही है,
चक्रवात के कारण हो रही है। और कैसा चक्रवात है? गर्म वाला, इसलिए बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कितनी वर्षा हो रही है? 105 सेंटीमीटर। बात समझ गई? यहाँ पे किसके कारण वर्षा हो रही है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून की भी कितनी शाखा है? 2, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा के अंदर भी पूछेगा तो मुंबई शाखा। किस पार्ट में होगी? तो वेस्ट पार्ट में होगी। बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण वर्षा किस पार्ट में होगी? पूर्वी पार्ट में होगी, ईस्टर्न भाग में। ठीक है, बात याद रहेगी आपको, कोई दिक्कत समस्या? और ये रहा देखो शीतकाल, और इसी शीतकाल में जो वर्षा हो रही है इसी को बोलता हूं मैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कह रहा हूं इसको मैं? पश्चिमी विक्षोभ। और इसके कारण जो वर्षा हो रही है उसका हल्का सा नाम क्या है? मावठ या मावठा। और कैसा है मावठा? हल्की वर्षा, ये याद रखना। हल्की वर्षा होती है मध्य प्रदेश के किस भाग में होगी? उत्तर पश्चिमी भाग में। भाग का भी नाम याद रखना, क्योंकि इस साइड से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, ऐसे याद कर लेना बस आपको। किधर से आ रहा है? पश्चिम से आ रहा है। तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में वर्षा हो रही है। क्या नाम है उसका? मावठा। बात समझना गई? बात याद रहेगी। ऐसा ऑप्शन देगा आपको, मध्य प्रदेश में शीतकाल के समय में होने वाली हल्की फुल्की वर्षा को क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। हाँ, मावठ लिखा है। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो इस समय जो पवन चल रही है उसी को देखो मैंने क्या बोला? लू। वो किस साइड में चल रही है? नॉर्थ वेस्ट साइड में चल रही है। गर्मी के समय की बात है। ऐसे याद करना, राजस्थान वाला से गर्मी में मेरे को राजस्थान का पकड़ना है। और इस समय जो फसल कर रहा हूँ उस फसल को मैं क्या बोल रहा हूँ? जायद फसल। और जायद फसल के अंदर तरबूज, खरबूज ये सब आता है, खीरा ककड़ी वाली सब्जी। यहाँ पे सब लिखा है, किसी को खाना हो तो देख के खा लेना। ठीक है, अपनी पसंद का। फिर देखो हम यहाँ वर्षा ऋतु पढ़ रहे हैं, तो वर्षा ऋतु के अंदर हमने क्या पढ़ा था? खरीफ की फसल। अब देखो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि खरीफ कब है, रबी कब है। तो देखो मैंने कैसे याद करा, मुझे पता है कि वर्षा के समय में हम लगाते हैं सोयाबीन। क्या लगाते हैं हम? सोयाबीन। देखो मैंने लगा लिया सोयाबीन। जैसे आप याद रखो ना, ऐसे मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि खरीफ की फसल कब आएगी, रबी की, बड़ा कंफ्यूजन होता था। अब देखो रबी की फसल कब होती है? जब गेहूं बोते हैं, ठंडी के समय। तो आप मुझे बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? हाँ, सोयाबीन बड़ा है। तो खरीफ बड़ा है कि रबी बड़ा है? खरीफ बड़ा। बात समझ आ गई? तो मुझे पता है सोयाबीन में वर्षा में करता हूँ, इसलिए खरीफ की फसल कैसी है? वर्षाकालीन वर्षा। गेहूं छोटा है तो रबी भी क्या है? छोटा है। तो मुझे पता है कि गेहूं की फसल कब करते हैं? ठंडी के समय में। ऐसे लॉजिक से भी याद कर सकते, क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो, उल्टा ही लिख दे तो पूरा एकदम। बात समझ आ गई? ये बात याद रही। ऐसी बहुत सारी फसल करेंगे हम सोयाबीन के साथ, जैसे आपने ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास ये सब सुना होगा, इसी समय में होगी वो। गेहूं के समय में इधर देखोगे आप तो देखो इधर वर्षा होती है, जैसे कि आप देखो मटर है ना, आप आलू, प्याज, ये सब फसल इस समय भी किया, लहसुन, ये इस समय ही होती है। बात याद रहेगी। ये लिखा देखो सोयाबीन, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। उधर लिखा है देखो गेहूं, चना, सरसों, आलू। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत, को समस्या? तो ये जो गर्मी के समय में जो वर्षा हो रही है किस फसल के लिए लाभदायक है? जायद। ठीक है, जो वर्षा ऋतु में फसल हो रही है तो वो तो पूछेगा ही नहीं अब किस लिए लाभदायक, क्योंकि उस पर तो पूरा मध्य प्रदेश ही फायदेमंद है। ये जो वर्षा हो रही है ठंडी के समय, जो मावठा, ये किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी की फसल। और रबी की फसल में भी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्या करते हैं? गेहूं। तो गेहूं की फसल के लिए जैसा आपको पूछेगा वैसे आप प्रश्न लगा देना। ठीक है, बात याद रहेगी। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कल मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।